जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर अजय शर्मा, राइटर एंड एजुकेटर, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं आप सबकी बहुत ज़्यादा पसंदीदा पोस्ट डीएसपी के बारे में, जिसको हिंदी में पुलिस उपाधीक्षक बोलते हैं। और इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि यदि कोई कैंडिडेट बिहार में डीएसपी बनता है तो उसको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी, उसको कौन कौन से अलाउंस प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जब वो रिटायरमेंट लेकर आएगा तब उसको लगभग कितने रुपए मिलेंगे, रिटायरमेंट के टाइम उसकी लगभग कितनी सैलरी रहेगी, उसकी सैलरी में बढ़ोतरी किस तरीके से होगी। इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल से और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो सैलरी स्लिप है एक ओरिजिनल सैलरी स्लिप के ऊपर आधारित है, इसलिए आप इसके ऊपर बिल्कुल 100% तरीके से विश्वास कर सकते हैं। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, एक एक करके मैं आपको सारी चीजें बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाता हूं। देखो, बिहार में जो डीएसपी है वो 5400 ग्रेड पे में आता है। और यदि मैं पे लेवल की बात करूं तो 9 पे लेवल रहता है। पे स्केल की हम बात करें तो 9300 रुपए से लेकर 34,800 रुपए के बीच में यहाँ पर पे स्केल रहता है। और यदि हम बेसिक पे के बारे में डिस्कस करें तो 53,100 रुपए से लेकर 1,67,800 रुपए के बीच में इनका बेसिक पे रहता है। ये बिल्कुल बेसिक जानकारी है बिहार डीएसपी के बारे में। अब हम एक एक करके सैलरी के बारे में डिस्कस करते हैं और इनको कौन कौन सी गवर्नमेंट के द्वारा सुविधाएं प्रोवाइड करवाई जाती हैं उनके बारे में भी इस वीडियो में हम अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जैसे आपका फाइनली तरीके से सिलेक्शन हो जाएगा तो आपका पहले महीने का जो बेसिक पे, जिसको हम स्टार्टिंग का बेसिक पे बोलने वाले हैं, वो रहने वाला है 53,100 रुपए। मतलब 53,100 रुपए आपका पहले महीने का बेसिक पे है। यहां से आपकी सैलरी की शुरुआत हो रही है। देख सकते हो कितनी गजब की सैलरी है। ठीक है, कितना गजब का बेसिक पे है। उसके बाद आपको बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला आपको अलाउंस मिलने वाला है डीए का, जिसको हम डीएनएस अलाउंस बोलते हैं, जिसको महंगाई भत्ता बोला जाता है। और ये जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाती है उसी के अनुसार बढ़ता जाता है, लेकिन ये ध्यान रखना साल में 2 बार बढ़ता है। एक बार जनवरी में बढ़ता है, दूसरा जून जुलाई में बढ़ता है। और ये कितना बढ़ता है ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर, जिसके बारे में मैं आगे इसी वीडियो में आपको अच्छे तरीके से और बताऊंगा। तो अभी थोड़े दिन पहले जो डीए था, डीएनएस अलाउंस या महंगाई भत्ता, ये 50% था, लेकिन अब ये बढ़कर 53% हो गया। तो 53,100 रुपए का यदि हम 53% निकालते हैं तो वो निकल कर आता है 28,143 रुपए, जो आपका यहाँ पर डीए बनने वाला है, महंगाई भत्ता बनने वाला है। उसके बाद एचआरए, जिसको हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं, जिसको मकान किराया भत्ता बोला जाता है। अब ये जो एचआरए है वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। यदि आपको गवर्नमेंट के द्वारा एक आवास प्रोवाइड करवाया जा रहा है या क्वार्टर दिया जा रहा है तो उस स्थिति में आपको यहाँ पर एचआरए नहीं मिलने वाला। और यदि आपको गवर्नमेंट के द्वारा क्वार्टर नहीं प्रोवाइड करवाया जाता है, रहने के लिए कोई सरकारी घर नहीं दिया जाता है, तो उस स्थिति में यहाँ पर आपको एचआरए मिलने वाला है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि यदि आपकी पोस्टिंग पटना में रहती है तो आपको एचआरए 16% मिलेगा। देखो, बिहार में 8% भी मिलता है, 16% भी मिलता है, 6% भी मिलता है, 4% एचआरए भी मिलता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि यदि आपकी पोस्टिंग बिहार के पटना में रहती है तो आपको 16% एचआरए मिलेगा। और तो 53,100 रुपए का यदि हम 16% निकालते हैं तो ये निकल कर आता है 8,496 रुपए। तो या तो आपको रहने के लिए सरकारी घर मिल जाएगा, यदि आपको रहने के लिए सरकारी घर मिल जाएगा तो उस स्थिति में आपको ये एचआरए नहीं मिलेगा। और यदि आपको रहने के लिए सरकारी घर नहीं मिला तो उस स्थिति में आपको ये 8,496 रुपए मिल जाएंगे। अब आपको मिलेगा टीए, जिसको हम ट्रांसपोर्ट अलाउंस बोलते हैं। देखो, आपको गवर्नमेंट के द्वारा एक गाड़ी प्रोवाइड करवाई जाएगी, उसके बावजूद आपको यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का अलाउंस मिलने वाला है, जो मिलेंगे आपको 3,000 रुपए। अब इस 3,000 रुपए का ये जो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस है, इसके ऊपर भी आपको डीए मिलने वाला है। तो यदि हम इन 3,000 रुपए का डीए कैलकुलेट करते हैं, जो फिलहाल में 53% है,
तो 3000 का 53% निकल कर आता है 1590 रुपए। इसके अलावा आपको 1000 रुपए मेडिकल अलाउंस के तौर पर दिए जाएंगे हर महीने, जिसमें आप अपना इलाज करवा सकते हो। बहुत सारे स्टेट हैं जो पूरी फ्री मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं, जबकि यहाँ पर जो बिहार गवर्नमेंट वो महीने के 1000 रुपए देती है, जिससे आप अपना मेडिकल जो भी इशू है वो ठीक करवा सकते हो। इसके अलावा आपका मोबाइल फ़ोन का रिचार्ज का रुपए मिलेंगे, इसके अलावा आपको न्यूज़पेपर के बिल के रुपए मिलेंगे, इसके अलावा आपको वाईफाई के मिलेंगे। अब इनको हमने यहाँ पर इसलिए कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि ये आपको तब मिलेंगे जब आप उनका बिल जमा करवाओगे। जैसे आपका फ़ोन का जो बिल आया, न्यूज़पेपर का जो बिल आया, वाईफाई का जो बिल आया, इनको आपको ले जाकर वहाँ डिपार्टमेंट में जमा करवाना होगा, फिर वो आपको मिलेंगे। तो जितना आएगा बिल्कुल सेम टू सेम वो आपका गवर्नमेंट आपको ट्रांसफर कर देगी, तो इसलिए हमने इनको यहाँ पर शामिल नहीं किया है। इसके अलावा भी थोड़े थोड़े और अलाउंस मिलते हैं, साथ ही साथ आपको गवर्नमेंट ड्राइवर मिलेगा, गाड़ी में पूरा फुल पेट्रोल मिलेगा, और इसके अलावा गाड़ी का जितना भी मेंटेनेंस का खर्चा होगा सारा सब कुछ गवर्नमेंट उठाएगी। तो बहुत अच्छी खासी फैसिलिटी मिलती है और बहुत पावरफुल पोस्ट है, ये आप खुद जानते हैं। तो इन सभी को मिलाकर आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी बनती है 95,329 रुपीज। 95,329 रुपए आपकी पहले महीने की सैलरी बन रही है इन सभी को मिलाकर। अब इसमें कुछ कटौतियां हो जाती हैं, जैसे आपका एनपीएस कटेगा। एनपीएस का सिस्टम क्या होता है? देखो, जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी गवर्नमेंट के द्वारा, उसी दिन आपका एक एनपीएस अकाउंट खोला जाएगा। आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 10% आपकी ग्रोस सैलरी में से काटकर आपके इस एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। वहीं आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 14% जितना अमाउंट गवर्नमेंट अपनी खुद की तरफ से आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। तो ओवरऑल एनपीएस अकाउंट में हर महीने कितना अमाउंट इकट्ठा हुआ? 24%। 10% जो आपका कटा वो, और 14% जो गवर्नमेंट ने आपको प्रोवाइड करवाया वो। तो इसलिए ध्यान रखना, आपको 100% नहीं बल्कि ओवरऑल 114% सैलरी मिलती है। ठीक है। अब आपके महीने के हर महीने एनपीएस अकाउंट में कितने अमाउंट इकट्ठा हो रहा है? 24% अमाउंट इकट्ठा हो रहा है। अब उसके ऊपर आपको ब्याज मिलना शुरू होगा। ब्याज मिलेगा लगभग 10% के अकॉर्डिंग, और जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे ना, तो विद इंटरेस्ट के साथ ये पूरा का पूरा अमाउंट आपको एक साथ मिल जाएगा। आपने बहुत सारी बार सुना होगा ना कि आपके रिलेशन में कोई भी रिटायरमेंट लेकर आता है तो उसको एक अच्छा खासा अमाउंट मिलता है, बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरीके से आपको मिलने वाला है। तो ये जो एनपीएस के कट रहे हैं, ये डबल से भी ज्यादा विद इंटरेस्ट के साथ आपको वापस मिलने वाले हैं जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे। 95,000 रुपए आपकी ग्रोस सैलरी कट रही है, इसलिए लगभग 8,000 रुपए के आसपास आपका इनकम टैक्स कटेगा। तो टोटली कटौती हो जाएगी 16,124 रुपए की। कट पिट के आपके अकाउंट में कितने ट्रांसफर होंगे? तो भाई पहले महीने में कट पिट कर आपके अकाउंट में ट्रांसफर होंगे 79,205 रुपीज। हम मोटा मोटा 80,000 रुपए मानकर चल सकते हैं कि आपके पहले महीने की नेट सैलरी रहने वाली 80,000 रुपए, जो कि बहुत अच्छा खासा अमाउंट है। अब हम सैलरी इंक्रीमेंट की बात करें कि सैलरी में बढ़ोतरी किस तरीके से होगी। देखो, एक तो आपका जो बेसिक पे वो हर साल 3% बढ़ेगा। ठीक है, हर साल की जो 1 जनवरी होगी उस दिन आपका बेसिक पे 3% बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट आपको 1 जनवरी को तोहफा देगी कि लो भाई 3% आपकी सैलरी बढ़ गई। अब चाहे कितनी तेज तूफान आए, चाहे आंधी आए, चाहे बाढ़ आए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपके 3% बेसिक पे बढ़ेगा। दूसरा आपका बढ़ेगा डीए। डीए साल में 2 बार बढ़ेगा, एक बार जनवरी में, एक बार जून जुलाई में। अब ये कितना बढ़ेगा ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन मोटा मोटा मानकर चलो कि 5 से 8% के बीच में आपका हर साल डीए बढ़ने वाला है। तो टोटली कुल मिलाकर आपकी सैलरी में 3 तरीके से इंक्रीजमेंट होगा। एक तो बेसिक पे जो कि साल में 3% बढ़ेगा, दूसरा डीए जो साल में 2 बार बढ़ेगा। ठीक है। अब जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे उस दौरान आपकी सैलरी कितनी रहेगी? देखो, आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट रहेगा, डीए बढ़ता जाएगा, बेसिक पे बढ़ता जाएगा, साथ ही साथ फिर आपका प्रमोशन होता जाएगा। तो जैसे आपका प्रमोशन होगा तो आप ऊंची पोस्ट पर जाओगे, फिर ऊंची पोस्ट पर जाओगे। तो जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे ना, तब एक बहुत ऊंची पोस्ट से आप रिटायर होके आओगे। तो लगभग ये मान के चलो कि आपकी रिटायरमेंट के दौरान जो सैलरी है ना, लगभग 3.5 लाख रुपए से लेकर 4 लाख रुपए के बीच में रहने वाली है। कितनी? 3.5 लाख से लेकर 4 लाख रुपए के बीच में। और आप रिटायरमेंट के दौरान कितना अमाउंट लेकर आओगे? तो मोटा मोटा ये मानकर चलो कि 2 करोड़ रुपए के आसपास आप
अमाउंट लेकर आओगे जब आप रिटायरमेंट होकर आओगे, ठीक है ना। क्योंकि ये जो एनपीएस है ना वो लास्ट तक करता रहेगा, और जब आपके लास्ट के 4-5 साल बचेंगे ना रिटायरमेंट होने के, उस दौरान आपको महीने का 20-20, 30-30 हजार रुपए तो ब्याज मिलेगा। इतना अमाउंट इकट्ठा हो चुका होगा, है ना। तो ओवरऑल लगभग 2 करोड़ रुपए आपको रिटायरमेंट के दौरान मिलेंगे। कम से कम 3.5 लाख से 4 लाख रुपए के बीच में आपकी कम से कम सैलरी रहेगी उस टाइम जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे। एक बहुत खतरनाक पावरफुल जॉब से आप रिटायर होकर आओगे, बहुत खतरनाक रेपुटेशन वाली, बहुत खतरनाक पावर वाली के साथ, और बहुत ही अच्छी जॉब है डीएसपी की। स्टार्टिंग में डीएसपी के पास भी बहुत अच्छी खासी पावर रहती है। और तो वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, वीडियो को लाइक भी नहीं किया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। क्योंकि जैसे इस वीडियो को देखने से आपको मोटिवेशन मिला है, बिल्कुल सेम टू सेम जब हम देखते हैं कि हमें एक वीडियो को इतनी बार शेयर किया गया है, इतने लाइक मिले हैं और इस वीडियो से इतने सब्सक्राइबर बढ़े, तो उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और ये वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि पूरा अच्छे तरीके से चेक करना पड़ता है ऑथेंटिक जानकारी देने के लिए। तो ये है ओवरऑल सारा सीन। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। बाकी आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।